अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, ढेर सारी सियासी खबरें हैं। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी है, पंजाब हुकूमत और KPK हुकूमत का ख़त्म होना है, निगरां सेटअप है, प्लस ये कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आज जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उसका शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन पंजाब और KPK का अभी कोई ख़बर नहीं है। बहुत सारी ऐसी खबरें जिसके जवाबात अगर हम ढूंढें और सारे सवालों के जवाबात एक ही शख्सियत से मिल जाए, शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, वैसे तो सियासी बातें आपसे हमेशा होती हैं, इस दफ़ा भी करनी थी। यहाँ आने के बाद पता चला कि आपकी गिरफ्तारी अमल में आने वाली है, खबरें मिल रही हैं। और मैं ससुराल जाने वाला हूँ। मेरे पाँव में घुंघरू पड़े हैं। मैं जब यहाँ पर आई, अभी एग्जैक्टली मेरे ख्याल 7 बजने वाले होंगे, 6 बज रहे होंगे जिस वक्त हम आपसे इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, और चैनल चला रहे हैं कि आज आपकी गिरफ्तारी मुतवक्के है, तो तैयारी पूरी है? बक्सा मैंने गाड़ी में रखा हुआ है और सिगारों थोड़े कम हैं, वो लेने जा रहे हैं, महंगे हैं। अच्छा। बस रास्ते में अगर बच गए तो सिगार वाली दुकान पे ब्रेक लगाएंगे। बाकी दाल तड़के वाली मिलती है, नान ताज़ा होगा। तो ये किस किस जुर्म में आपको गिरफ्तारी है? ये जुर्म की सज़ा ये है, एक यहाँ नलायक, नकम्मा, निकट्ठू, मिनाजुल कुरान का कातिल, लोगों का हमला, औरतों का कातिल, उसे ज़रा मैंने शीशा दिखाया है। और बाकी क्या है जी, राना सनाउल्लाह साहब की बात? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, नाम नहीं ले रहे थे ना, तो मैं ऐसे ही, मैंने कहा आपका सुबह सुबह मूड क्यों शाम के वक्त खराब। आप अच्छी सोच के साथ जाएं। और 2 असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, ये डरे हुए हैं इमरान खान से। और मैंने कल इमरान खान को कहा है, और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद काबिल एहतराम मुनीर शाह साहब से दरख्वास्त की है कि आसिफ जरदारी इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है। वो अपने दूल्हे को वज़ीर आज़म बनवाना चाहता है, और नून लीग को पता लग जाएगा 3 एजेंडे हैं, या नाहल हो या जेल जाए। जेल जाने में आसिफ जरदारी ऑन बोर्ड नहीं है, नवाज शरीफ ऑन बोर्ड है। उनका ये ख्याल है कि जेल जाना काफ़ी है। नवाज शरीफ को ये समझ नहीं है कि जेल जाने से इमरान खान की मकबूलियत को 10 से ज़रब लग जाएगी। आसिफ जरदारी उसे एलिमिनेट कराना चाहता है, उसके लिए उसने दहशतगर्द तंजीम से रब्ता किया है। और मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरा 10 महीने से फ़ौज से कोई रब्ता नहीं है। अगर कोई मेरे साथ रब्ता करे तो मैं ये इतला शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास सिर्फ खबर है या कुछ सबूत भी है? मेरे पास खबर है। खबर का मतलब है इतलात पर मबनी खबर है। खबर का मतलब इन राइटिंग तो नहीं होती कि भाई जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा, मैं बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, और ऐसा ही इस मुल्क में गदर होने जा रहा है। मार्च अप्रैल को 90 दिन, ये मार्च को पता नहीं कौन सा इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन रखा है, 16 मार्च सूबे के इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने। तो सर, आप लोगों को क्या आपकी मिसकैलकुलेशन थी? आप जो भी था, इमरान खान ने एक असम्बली डिज़ोल्व करनी थी, एक बहरान उनके लिए पैदा हो गया। अब आप देखें, उनके लिए मसले हैं। जब ये सूबाई इलेक्शन नहीं कराएंगे, आज मैं मोहसन नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ। जब ये 90 दिन इसने ख़त लिखा है नहीं जाएंगे, तो ये भी जाऊँगा मैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। भाई इलेक्शन कराओ। अब इलेक्शन कमीशन जो है पर्चे कटवा रहा है लोगों के ख़िलाफ़। भाई तुम्हारा काम पर्चे कटवाना है, फवाद के ख़िलाफ़ पर्चा कटवा रहे हो, फलाने के ख़िलाफ़ पर्चा कटवा रहे हो। इलेक्शन कराओ, घर जाओ, माल मकाओ, घर जाओ। मुल्क पर एक नहुसत का आलम छाया हुआ है, लोगों का एहसास ही नहीं है। सर, इन तमाम चीज़ों पे हम 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले ज़रा पंजाब पे बात करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक तो ऑडियो लीक हुई, वो फवाद चौधरी साहब के हवाले से कोई बातें कर रहे थे, बाद में उन्होंने माजरत भी की। लेकिन एक जो मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा इमरान खान साहब चाहते थे फौरी असेंबली तोड़ना, मैं इसके हक़ में नहीं था, 1 साल और चढ़ जाती। फिर उन्होंने कहा, बाद में फिर ये भी बात हुई कि जिसकी गिरफ्तारी अभी हुई है, अगर वो पहले हो जाती तो असेंबली नहीं टूटती। चौधरी परवेज़ इलाही साहब सही थे। मुझे इमरान खान ने ये बात की, मैं पहली दफ़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर मेरे साथ एक भी मेंबर है, मैं अपना मेंबर वापस बुला लूँगा, ये असम्बली कंटिन्यू नहीं करेगी। ठीक है, मैं फिर दोहराता हूँ, इमरान खान ने कहा कि जो मेरी टिकट पे पंजाब असम्बली में गया है, उनके 10 छोड़ के पीछे कितने रह गए, 176 रह गए 186 पे। उसमें कहा अगर एक भी मेंबर मेरा हुआ तो वो असम्बली में नहीं बैठेगा। आपको लगता है खान साहब का फैसला दुरुस्त था? वक्त साबित करेगा दुरुस्त था। अभी तो लोग बातें कर रहे हैं, बुरान बढ़ता जा रहा है, शदीद होता जा रहा है। इमरान खान के ख्याल में ये जितना नज़ला
10-15 दिन बाद IMF का गिरना है। ये पंजाब की वजह से PTI पर भी गिरना था। जो महंगाई होनी है, मैं इस लाल हवेली में आपको कहता हूँ, मेरा हल्का मेरे काबू में नहीं है। लोग बल्ब चोरी कर रहे हैं। एक वज़ीर बना है, उसको मैंने एक ही पैगाम दिया कि अस्पतालों में जो लोग सरिया काट के ले जा रहे हैं, अब मैं आपको मगरब की अज़ानें अभी ख़त्म हुई हैं ये बताते हुए शर्म महसूस करता हूँ कि मैं 16 दफ़ा वज़ीर रहा। मेरे शहर में बोर्ड लगे हुए हैं कि लोगों के पास कब्रिस्तानों में कब्र के और कफन के पैसे नहीं। मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को भी मुल्ज़म समझता हूँ। मेरी माँ भी उसी कब्रिस्तान में दफन है, मेरा बाप भी, जहाँ बोर्ड लगे हैं कि अगर आपके पास इस कब्रिस्तान 19,000 रुपया या 17,000 रुपया नहीं है और कफन के पैसे नहीं हैं तो इस मोबाइल नंबर पर रिंग करें। क्या है पीछे बताएं। आटे का थैला लेते हुए, ये नहीं कोई दाता दरबार से ले रहे थे या शाहजहां दरबार की गोल्डा शरीफ से ले रहे थे। पैसे उनके हाथों में, थैला गिरता है, 3 आदमी और एक बंदे के 8 बच्चे हैं। कौन देखेगा उसके 8 बच्चों को जी। मेरे मोहल्ले में ये अभी जाएं कैमरा लेके नीचे, जैनबो आंटी बैठी हुई है। आगे हमारे रवायती महल्ले हैं, हमारे बाप दादों से महल्ले हैं, यानी कि बच्चे को देख के कहते हैं फलाने का पोता है जी, फलाने की पोती है जी। हमारे महल्ले गैर महफूज हो गए। दूध और दही की दुकानें लूटी जा रही। दूध रात को ले रहे हैं, हमारे यहाँ फ्रेश दूध चाय बनाने वाले लोग हैं। न्यारी वाला न्यारी नहीं खोल रहा, शाम को कह रहा है जी ले लो सुबह। कभी आपने सोचा है कि लोग कहते हैं जी सुबह ही सुबह, शाम को ही हमसे ले जाओ। लोगों के आग लगी हुई है सर। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जाहिर है कि महंगाई का ये शक की बात नहीं है। ये शेख रशीद लाल हवेली से बैठा आपको कह रहा है कि मेरा शहर मेरे हाथ से निकल रहा है और बगावत और कहत और खून ख्वारी की तरफ जा रहा है और ये खाना जंगी की तरफ भी जा सकता है। जब आप ये बातें करते हैं तो फिर लोग आप पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि शेख रशीद साहब हमेशा खून खराबे की बातें करते हैं, खाना जंगी की बातें करते हैं। लेकिन ज़रा मुझे एक बात बताएं, मैं इस पर थोड़ा अपना एक थोड़ी सी क्लैरिटी चाहती हूँ। इमरान खान साहब का ये फैसला शेख रशीद साहब की नज़र में दुरुस्त था कि पंजाब असम्बली ख़त्म कर दी जाए? आप कन्विंस थे? आप एक अहम इत्तेहादी भी हैं और आम साथी भी हैं, आम दोस्त भी हैं इमरान खान साहब। मेरे पास तो एक सीट है, मैं इमरान खान के फैसले के साथ खड़ा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी सियासत को दाव पे लगा के इस हलके की एहसासियत और इस हलके के जोग्राफिए को पसे पुश डाल के इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और जिस वक्त तक वो ये लड़ाई कर रहा है उसके साथ खड़ा हूँ चट्टान की। आप लोगों ने अचीव क्या किया असेंबली तोड़ के? उन्होंने अपनी मर्जी का निगरान वजीर आला लगाया, उन्होंने अपनी मर्जी की कैबिनेट लगाई। क्या पिद्दी का शोरबा, मेरे साथ ही वो बड़ा पला, क्या औकात है वो फ्रंट मैन आसफ जरदारी का लगा के। अभी नवाज शरीफ को थोड़े दिन ठहर जाए पता लगेगा। ये दूल्हा और दुल्हन की लड़ाई होने वाली है कि दुल्हन की सियासत होगी या दूल्हे की होगी। आने वाले हफ्तों में दूल्हा और ये दोनों पार्टियां भी आपस में फटेंगी। भाई तो पहले ही फटे हुए हैं, ये दोनों पार्टियां भी फटेंगी। ये मुल्क संभालना, देखें मुझे तो ये फिक्र है कि जो इमरान खान इस वक्त छाया हुआ है और लोगों के दिल और दिमाग पे मकबूलियत की इंतहा पे है, वो भी आके इस मुल्क में डिलीवर नहीं करेगा तो क्या होगा, इनके गले पड़ जाएगा। आपको ये खदशा है कि अगर नहीं, बहुत खतरा है, डिलीवर नहीं कर पाएगी? मैं कहता हूं मुझे ये जो IMF का एजेंडा आ जाएगा उसके बाद मैं लाल हवेली में भी ये समझता हूं कि लोग भी मुझे कहेंगे कि आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे, आए बाहर निकले हमारे साथ, मरें या मर जाए। मैं क्या करेंगे लोग? फिर हल क्या आपके पास? अगर इमरान खान की हुकूमत आके भी डिलीवर नहीं कर सकी, ये भी इन्होंने भी डिलीवर नहीं किया हो तो हम नाकाम गए हैं। देखें मुल्क रियासत, देखें जो मर्जी कर लें, गवर्नमेंट लगाए या जो मर्जी कर लें, मुल्क सब अदारों को देखें। फौज भी हमारी है, अवाम भी फौज की है, हम हमारे लिए वो अजीम है। बट फैक्ट ये है कि ये सारा मलबा उन पर भी गिर सकता है। अगर मैं लाल हवेली में 16 दफ़ा वज़ीर रहने के बाद, इस महल्ले की जन्मभूमि के बाद ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी लोग कहते हैं जी कि आपका क्या, आपके पास तो बड़ी गाड़ी है,
हमारे घर में हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। मेरा और मेरे वोटर का जो मोहब्बत का रिश्ता है उसमें भी फ़र्क आ रहा है। हैव और हैव नॉट शुरू हो गया है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। अगेन खान साहब की हुकूमत आती है, जो हालात हो गए हैं वो भी नहीं डिलीवर कर पाती, तो शेख रशीद साहब क्या समझते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का निफाज हो, कोई टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट यहाँ पर लग जाए? देखिए, मैं खान साहब का सिर्फ ये समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को पैसे भेज सकते हैं। मैं अभी आया हूँ 3 दिन पहले, वो बहुत मकबूल है लंदन में। लोग टैक्सियों से उतर के मेरे साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। मैंने कहा चलान हो जाएगा, पॉइंट्स कट जाएंगे। कहता जी हो जाए, आपके साथ तस्वीर खिंचानी है, आप इमरान खान के साथ। मैंने जलसा भी किया है मैनचेस्टर में। ये मैं मैनचेस्टर में ही था, ग्राउंड में जलसा किया। नवाज शरीफ कहता था तू ग्राउंड में जलसा कर लेगा, मैंने कहा जलसा होगा ग्राउंड में। और ख़ुद उसको, नाम मुझे भूल गया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये तुम्हारा कैसा पागल वजीर है जिसने ग्राउंड में जलसा रखा। मेरा इतना असर था वहाँ पे। आज उस असर को मैं दुगना महसूस कर रहा हूँ कि मैं होटल के कमरे से बाहर नहीं निकल सका। सर मैं फिर वही पूछ रही हूँ, आपके पास फिर बार बार सवाल यही है कि इमरजेंसी लगाएंगे, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लग जाए, देखें टेक्निकल गवर्नमेंट यही लगाई है ना, निगरान ये लगाए है ना पंजाब में। ये पंजाब में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ेगा। ये बेईमान हो चुके हैं, ये इमरान खान से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, आइन और कानून के तहत 90 दिन में एक इलेक्शन कराने होंगे, और ये इसके लिए तैयार नहीं है। ये कौमी और सूबाई असम्बली का मेल मिलाप करना चाहते हैं। ये तो जाहिर सी बात है ना, वो तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जो नहीं चाहते थे कि असेंबली टूटे। परवेज़ इलाही साहब जिस दिन उन्होंने बैठ के इमरान खान साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी असेंबली तोड़ने का, दूसरे दिन एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। परवेज़ इलाही का जवाब देना ही अपना इंटरव्यू नहीं, मैंने कहा वो आप 100 सवाल मुझे करें, जवाब देने का मेरा राइट सर, राइट है, सवाल तो सुन लें। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असेंबलीज टूटे, वो तसलसल चाहती है। इमरान खान ही वो चाहता था कि जो उससे कहा गया था कि ये अदम एतमाद नहीं हो रहा, आप कंटिन्यू करेंगे, उसको पूरा यकीन था। मैंने जब घर छोड़ा, उसने मुझे कहा कि बड़ा गलत खबर गई है, तूने अपनी कोठी घर छोड़ दिया सरकारी। मैंने कहा जी एमकेएम से मेरा तल्लक है ज़ाती। उन्होंने मुझे लड़की में कहा हम शेख साहब जा रहे हैं। मैंने कहा सस्ता घर मिल जाएगा किराए पे इस वक्त। बाद में ये सारे कई निकले ही नहीं अभी तक वहाँ से। मेरा तो ख्याल था कि 15 दिन में खाली करने पड़ते हैं, मैंने 8 दिन पहले ही कर दिया, 15 दिनों से भी पहले। सो थिंग्स आर नॉट गुड, थिंग्स कैन गो एनीवे, एनीवे। मार्शल लॉ मैं एनीवे कहता हूँ, इसको आप कवर ड्राइव में रखें। अच्छा ठीक है। मोहसिन नकवी की आपने बात की, मुझे एक ब्रेक लेना है, जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो मोहसिन नकवी साहब की तकर्रुरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनकी की, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि वो जो अभी आर्मी चीफ है, करंट आर्मी चीफ है, प्रेजेंट आर्मी चीफ, उनके साथ वो काबा शरीफ से बाहर आ रहे हैं। तो लोगों ने सवालात उठाए कि हमें ये बताया जाए या ISPR इसकी वजाहत करे कि किस कैपेसिटी में मोहसिन नकवी साहब उनके साथ गए थे। ये सवाल जायज़ है, ISPR को वजाहत करनी चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब किस कैपेसिटी में गए थे। अब मैं जवाब दूं? आप ज़्यादा सोच लें, मैं ब्रेक ले लूँ? मैं ब्रेक ले लेती हूँ ताकि आपको सोचने का ज़्यादा वक्त मिल जाए, और मैं वापस आती हूँ और ये जवाब मुझे शेख रशीद साहब से जानना है। जिना जी प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और एक बड़ा अहम तरीन सवाल मैं शेख रशीद साहब के लिए छोड़ के गई थी। शेख साहब सवाल याद है? रिपीट करूँ? बिल्कुल याद। जी बताइए। देखिए, मोहसिन के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे, तो ये गाड़ी में से बाहर बच गया। फिर बहुत सारा अरसा मेरे साथ रहा। आपके भी बरखुरदार रहे? बरखुरदार तरीन रहे। अच्छा, ये खबर है मेरे लिए। हाँ, बरखुरदार तरीन रहे। मुशर्रफ को मुझे बुलाने वाले ये थे। मैंने कोर्ट में इनके खिलाफ केस किया। आज मैं वहाँ ऑन हल्फ पे ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि सारी पेमेंट गेम चेंजिंग की इन्होंने की। मोहसिन नकवी साहब ने। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ ऑन ओथ, ये मैं बयान अदालत में दूंगा कि किसी जगह से मैं निकल रहा था, ये और कोई और साहब, उनका मैं नाम नहीं ले रहा, वहाँ दाखिल हो रहे थे। मैंने उनसे ये कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मेरी उम्र 70 साल है, मैं चट्टान की तरह उनसे खड़ा रहूँगा।
मुझे अब 16 दफ़ा वजारत के बाद कोई शौक नहीं है। मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ आज मैंने रिट दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। असल में ये आसिफ जरदारी का बगल बचा है, सारा उसका फ्रंट मैन है, सारा पैसा, सारी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग, सारी उसकी कमीशन, सारा उसका लेन देन, मुझसे ज़्यादा इसको कोई नहीं जानता। रिश्तेदार ये चौधरियों का ज़रूर है, लेकिन मैं चौधरियों के किसी ज़माने में मेरे सामने ये मैं ही ऑल इन ऑल था चौधरियों का भी किसी ज़माने में, ठीक है। मैं उस वक्त वो मुझे ताने बड़े दिए, मैंने चंदा कभी किसी से नहीं लिया, लेकिन जब हमारे स्टूडेंट लीडरों के पास रहने की जगह नहीं होती थी तो चौधरी ज़हुरुल्लाह का घर होता था। कभी कभी महमूद कसूरी के दफ्तर में भी हम सो जाते थे। सर वो सब अपनी जगह, मैं तो अभी वहीं पर हूँ। आप ये खबर दे रहे हैं कि ये सारा पैसा जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने दिया, जितनी भी ये जो रजीम चेंज हुई। अब आपने कहा कि मैं एक जगह जा रहा था, मोहसिन नकवी साहब किसी के साथ निकल रहे थे। वो जो किसी था जिसका आपने नाम नहीं बताया, वो उनका ताल्लुक अस्करी नहीं, सिविलियन लोग, वो सिविलियन थे, वो उनका नाम। मुझे मुनस ने ये बात की, क्योंकि अब आप बात इसी पे सारा इंटरव्यू ख़त्म करना चाहती हैं। मुझे मुनस ने कहा कि शेख रशीद हमारे दोनों भाइयों को इसने तकसीम किया। ओके। मैंने ये बात जब टीवी चैनल पे कही कि शुजात और परवेज़ दोनों भाई हैं, एक हैं, और मैंने परवेज़ को कहा कि तुम सुलह करो शुजात के साथ। बहुत बुरी बात है, क्योंकि मेरा एक, मैं कह सकता था वो उनकी राय वो मेरे साथ काफ़ी तल्ख शब्द थे। मैं इस हालत में भी जब इमरान खान बिल्कुल उससे दूर हो गया और सारे मामलात, मैं चौधरी शुजात से, उसका ख़ुद मुझे फ़ोन आया, लाइव कह रहा हूँ, वो देखते हैं बैठे टीवी, उन्होंने ख़ुद मुझे फ़ोन किया कि शेख रशीद तूने, मैं सुन रहा था, ये कहा है कि हम दोनों इकट्ठे हैं। मैंने कहा मुझसे अगर शुजात गलती हो गई है तो मैं अगले इंटरव्यू में इसकी तरदीद कर दूंगा। उसने कहा तू बिल्कुल ठीक कह रहा, ये हमारी नीचे बच्चों की लड़ाई है, हम दोनों भाई है। आज भी है कि मुझे महीना एक हो गया ये बात के, इस बात पे मैं पहरा देता हूँ। मेरी बात चौधरी शुजात कभी रद्द नहीं कर सकता, परवेज़ की मैं ज़मानत नहीं दे सकता, अच्छा, परवेज़ इलाही की मैं ज़मानत नहीं दे सकता, शुजात की मैं ज़मानत दे सकता हूँ, क्योंकि मैं छोड़ने पड़े। और कोई सवाल? अच्छा, आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत नहीं दे सकते। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का शुरू में भी जब इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की बात की तो उस सभी लोगों का था कि नहीं शायद ये ना करें, ये बोले कि मैंने उन्हें कर दिया। वो अपने खदशात का इज़हार भी कर रहे हैं, फवाद चौधरी के हवाले से भी उन्होंने बात की। किसी को कहीं ये शक पाया जाता है कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं? देखें, चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी मंजूर इलाही का बेटा है, वो एक बिजनेसमैन थे। उनके साथ मैंने पहली फ़्लाइट की जो चीन गई, फ्रेंडशिप होटल में हम दोनों, मंजूर इलाही और मैं, एक ही जगह। सियासत की चौधरी ज़हुरुल्लाह, वो सब नौजवानों का ख्याल रखते थे, वो शुजात के वालिद थे। उसकी कुछ खूबियाँ चौधरी शुजात में भी हैं। मैं नहीं मानता, और मैं अगर हुमायूं अख्तर का रास्ता ना रोकता तो हुमायूं अख्तर प्राइम मिनिस्टर हो रहा था। मैंने मुशर्रफ को कहा मुझे ये कबूल नहीं। ये पांचों जनरल बैठे, DGI, DGI, DGMI, आर्मी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने कहा कि शेख रशीद तुमने कहा कि मैं हुमायूं अख्तर को वोट नहीं दूंगा। मैंने कहा सर मैं नहीं दूंगा। मुशर्रफ ने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्यों नहीं दोगे? मैंने कहा एक आर्मी चीफ बैठा हो, हुमायूं अख्तर के वालिद सबसे ज़्यादा मुझे अजीज़ थे अख्तर अब्दुर्रहमान, इसी लाल हवेली हर 10-15 दिन बाद आते थे, DGI थे। जिस दिन अगले दिन शहीद हुए, एक दिन पहली रात मैं ही उनके पास था जब वो एक जनरल साहब उनको दावत देने आए मुल्तान जाने की। उनका दिल नहीं था जाने को। मुझे कहने लगा शेख रशीद ये इसरार कर रहा है, बहुत इसरार कर रहा है, पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इस मुल्तान की फ़्लाइट पर जाऊँ। उनको पहले ही, और जब मैं काउंसलर के लिए नाअहल हुआ तो अख्तर अब्दुर्रहमान ने मुझे अहल कराया, बिला वजह ही नाअहल हो गया, पहले इलेक्शन था। अब मसला ये है कि हर बंदे की जेब में मोबाइल फ़ोन है। हमें 7 साल कैद बामशक्कत इस नीचे लाल हवेली से कलाशनकोव पे हुई। हमारी 3 इंच की जंग अखबार में खबर लगी 3 लाइनें,
शेख रशीद दहशत गर्दी की, और माँ का जनाजा छोड़ के गए, पड़ गए, 7 साल कैद हो गए। इतना दुख था मुझे कि 7 साल कैद है और ख़बर मेरी बैक पेज पे लगी है। जब मैं कैद काट के आया तो उन्होंने फ्रंट पेज पे जंग वालों ने लगा दी कि शेख रशीद रहा हो गए भावलपुर जेल से। आज तो हमारा गाड़ी का व्हील कब घूमे तो खबर लग जाती। अभी भी चल रही थी, वही मैं कह रही हूँ ना कि आपकी गिरफ्तारी की, और अगर आप गिरफ्तार हो गए तो मेरा इंटरव्यू ज़्यादा चल जाएगा। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब पे ज़रा मैं दोबारा आ जाती हूँ। अब निगरां आपको लगता है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निगरां, मोहसिन नकवी साहब प्लानिंग के तहत जिस बचपन से मैंने उनको देखा है, आपके बरखुरदार तरीन आपने कहा, हाँ, तो फिर आपका अब राब्ता नहीं बिल्कुल, जब वो CNN में थे उस वक्त भी मेरे बरखुरदार तरीन थे। क्यों ना रहे बरखुरदार तरीन? मैं खुद बड़ा हो गया, देखो ना, अल्लाह की शान है ना। छोटे तो वो भी नहीं रहे। नहीं, छोटे अभी बड़े हुए ना, वो क्या है, मेरा मतलब है चैनल, वो सारा माल उसका है, आसफ जरदारी का। ही नोज मी कि मैं 16 वजारतों के बाद राना सनाउल्लाह के आप लाल वली से मुझे निकालेगा, मैं बाहर बिस्तरा लगा लूंगा जी। ये मुझे क्या कहेंगे जी, मेरा तो कोई नहीं है पीछे जो रोने पहुंच जाएगा जमानत दो। मैं एक अजीम इंसान को जिसका नाम भूल गया हूँ, कमालिया का खाकसार लीडर थे, मौलवी जस्टिस मुश्ताक ने मेरी अयूब खान के दौर में ज़मानत दी, मेरा ज़मानत देने वाला कोई नहीं। लाल हवेली की भी बात करते हैं। मेरे हाथ में ये एक लेटर है, उसमें लिखा है कि मतरूका वक्फ इमलाक ने शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली पर 30 जनवरी को ऑपरेशन करने के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से फोर्स मांग ली है, यानी फोर्स की मदद मांग ली है। तो ऑपरेशन होगा, और क्या वाकई लाल हवेली शेख रशीद साहब से छिन जाएगी? तो फिर शेख रशीद साहब कहाँ रहेंगे? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जानते हैं। जिनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और एक दफ़ा फिर उस लेटर का मैं यहाँ पर जिक्र कर दूँ। शेख रशीद साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इस महल्ले की लाल हवेली की बात हो रही है। ये लेटर हमारे हाथ में है जिसमें लिखा है कि मतरूका वक्त इमलाक ने शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली पर 30 जनवरी को ऑपरेशन करने के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से फोर्स की मदद मांग ली है। और आप कहें राना सनाउल्लाह साहब को बुरा भला। देखें, अल्लाह की शान होती है जिसको जो बिल्डिंग रास आ जाए। मैं इस बिल्डिंग के नीचे एक गरीब आदमी था, चाइल्ड लेबर था, किताबें बेचा करता था। जो इसकी मालकन थी बुद्धो बाई, वो कहने को तवाइफ थी लेकिन बहुत अजीम औरत थी तवाइफ वो। धनराज के साथ उसने जो कोर्ट में बयान दिया जिसकी वजह से ये 5 मरले का घर मेरे भाई के नाम अलाट है, खरीदा गया हमने। इसको जिसने भी खरीदा 14, 15, 16 आदमी, वो सारे मर गए खरीदते सारे, सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। इसको जिन्नों की हवेली कहते थे। ये सामने है एरारी सूफी साहब, जाते दफ़ा उनका इंटरव्यू करें। उसने मुझे बड़ा समझाया कि ये मत खरीद शेख रशीद, ये चाहते ये है कि तू ये खरीदे और तेरे से जान छुड़ जाए। जो खरीदता था वो मर जाता था। जो आदमी 14 आदमी, मेरी भी मलकियतनामा दाखिल हुआ है, 14-16 आदमी जिसने हवेली को खरीदा वो मर गया। इसका नाम था जिन्नों की हवेली। फिर बड़ा जीना आ गया, मैं खुद। सो मुझे ये रास आ गई। आपने खरीदी थी ये बुद्धू भाई से? खरीदी मैंने, बुद्धू भाई से नहीं खरीदी। हैदर भाई मेरे मेयर बने थे इस शहर से, अजीम इंसान थे, यहाँ फ़ोटो होगी कहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती खरीदी कि हमारे पास बैठने का कोई अड्डा नहीं है, हमारे घर छोटे छोटे हैं, महलों में रहते हैं, सो हमें शनाख्त चाहिए। उसने शेख मनीर से ये बिल्डिंग खरीद दी, और ख़रीदने के बाद वो भी मर गए। खरीदी उन्होंने मेरे नाम। अच्छा, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं थी जिन्नों की हवेली की। हैदर भाई ने ये हवेली जब खरीदी, ये सामने सूफी साहब ने कहा कि हैदर भाई तुम्हारा, मैंने कहा मेरा खून है, गरीब है, उसके मैंने 2 दफ़ा मेयर बनाया है। उसने कहा तुम्हारे ख़िलाफ़ इस शहर में साजिश हो गई है, इस हवेली को मिलना शिफ्ट होना। अब मुझे जो निकालेगा ना वो बुद्धो भाई की रूह को तड़पाएगा और वो मारा जाएगा। इसका रकबा कितना है टोटल? हमारे पास है जी 4 मरले को 3 सरसाई है। तो बाकी तो अच्छी खासी बड़ी है। हाँ, बस 5 मरले से कम है, 2 सरसाई कम है या 3 सरसाई। तो ये आपके नाम पर है? हमारे नाम। इसके कागजात आपके पास है, मतलब हाँ ना। तो अगर ये मसला है तो फिर ये क्या है, मतरूका और ये सारी चीजें? देखिए, गुजारिश ये है, 19 लोग इस हवेली में और भी रहते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास तो ये बुद्धो भाई का पोर्शन है। अदालत में वो गई बुद्धो भाई। अब मैं लंदन गया हूँ, 4 कंपनियां इस पे फिल्म बनाना चाहती हैं।
अगर मैंने लोगों को बताया कि मुझे कितना पैसा आ रहा है बाहर से, तो लोगों को दिल का दौरा पड़ जाएगा। आगे मेरी किताब बिकी है तो 70-75 लाख ले गए हैं CBR वाले। एक एक दुकान से राना सनाउल्लाह साहब ने कलेक्ट किया पाकिस्तान में कि इसकी कितनी किताबें बिकी है, उस पर 75 लाख रुपया मुझे इनकम टैक्स लगा। पहले भी मैंने दिया ही हुआ था। अब जब ये पता लग गया कि मैं मुआहदा करने जा रहा हूँ धनराज फिल्म का, तो टिकटें ब्लैक होनी है इंडिया में और मुझे जितना पैसा मिलना है, लेकिन अब मेरी उम्र नहीं है। मुझे दुख ये है कि मुझे पैसा उस वक्त मिलने जा रहा है जिस वक्त मेरा उम्र साथ नहीं दे रही। महेश भट्ट 2 दफ़ा चल के आए हैं इस हवेली में, ये मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कह रहा हूँ कि ये फिल्म हमें बनाने दो। मैंने कहा नहीं, मैंने इंडियन महेश भट्ट को नहीं बनाने, ब्रिटिश वालों को दे दूंगा। वो 6 कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं, अभी पैसों का लेन देन का झगड़ा है। अच्छा, ये ना बताइएगा आप? नहीं नहीं, ये कहाँ बताऊँ। अच्छा, तो फिर वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने बहरहाल ये बात की है, अब अगर 30 जनवरी को ये होता है तो फिर आपका अगला लाएमल क्या होगा? ऑपरेशन जो होता है जो देखें, अगर ये समझते हैं कि रेंजर्स के चीफ जो मेरे भाइयों की तरह, बिल्कुल मेरे छोटे भाई हैं, ठीक, FC के चीफ भी मेरे छोटे भाई हैं। सर, ये तो रिश्तेदारी नहीं, मेरा तल्लक है, मुझे फ़ख्र है उनके तल्लक पे। वो कभी भी इस क्या कहना चाहता, इस शख्स के कहने पे मैं गैर पार्लिमानी ज़बान नहीं इस्तेमाल करता, फोर्स नहीं भेजेंगे। बाकी जो आएंगे उससे हम निपट लेंगे। ये 2 अदारे नहीं आए तो फिर हम निपट लेंगे। चले, फिर राज करेगी खल्क़े खुदा, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर लाल हवेली से निकलेगी। चलें, ये इदारे आते हैं नहीं आते, मरियम बीबी वापस आ रही हैं और इस दफ़ा वो चीफ ऑर्गेनाइजर बन के भी आ रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन के भी आ रही हैं, यानी बड़ी पावर के साथ आ रही हैं। तो आपको लगता है कि वो PTI के लिए कितना बड़ा चैलेंज होंगी पंजाब में? कम से कम सुना है कि CM-शिप के लिए भी पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे? सर, ये तो मेरा अगला सवाल था। नवाज शरीफ के पाँव में कौन सी मेहंदी लगी है? नवाज शरीफ ने कौन से घुंघरू पहने हुए हैं? नवाज शरीफ की जो है कंगन जो है वो छन छन नहीं कर रहे, पैनाडोल भी नहीं खाई उन्होंने, वो उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं बच्चियों के बारे में तो कोई तबसरा नहीं करना चाहता, वो आए, मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ, मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ, नंबर 1 से दुश्मनी करता हूँ। हमें जेलों में फेंकने के बाद अगर ये समझते हैं ये जलसे कर रहे होंगे तो लोगों का हक है कि वहाँ वो बैनर लेके खड़े होंगे कि इमरान खान को, शेख रशीद को, फवाद चौधरी को रहा करो। आपको लगता है मरियम साहबा रीऑर्गेनाइज कर सकती हैं पार्टी को दोबारा से, और उनके जो ओहदा अब उनको मिला है उसके अंदर पार्टी में भी थोड़ी सी रिजर्वेशन थी, लेकिन पार्टी को दोबारा से उठा देंगी? मैं इसलिए नहीं कि इमरान खान के साथ हूँ, इस वक्त तो इमरान खान पर वही छाया हुआ। मैं दयानतदारी से, मेरी एक सीट है, अवामी मुस्लिम लीग ने कभी मेंबरशिप भी नहीं की, कभी फॉरेन फंडिंग भी नहीं की। 7,000 या 70,000 रुपया जो फंड में पड़ा वो भी मैं जेब में से देता हूँ। कल कोई ये ना कहे, ये वाहिद पार्टी है जिस पे फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम नहीं लग सकता, जिसका कोई मेंबर दूसरा नहीं है। सो अवामी मुस्लिम लीग आपको ये कह रही है कि ये दौर इमरान खान का दौर है, खुदा उसका रास्ता ना रोके तो कोई नहीं रोक सकता। सब कहते हैं बड़ी क्राउड पुलर है मरियम नवाज। मैंने जो आपको बात की है ना, इसलिए नहीं की कि मैं बच्चियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो मरियम औरंगज़ेब के बारे में भी नहीं कहता, मेरी गोद में ही बड़ी हुई हैं तैरा और नजमा हमीद, इस दुनिया से अल्लाह उनको उनकी गरीब के रहमत करे। सर जी, ये दौर इमरान खान का दौर है, इमरान खान छा जाएगा। लोग इनके पोलिंग स्टेशनों से पर्ची कटा के भी इमरान खान को वोट देंगे। इलेक्शन ही नहीं है इस वक्त इस मुल्क में इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे सूबे, ये मरकज़ में एक दफ़ा टेस्ट करेंगे इमरान खान का। चले, एक और ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक से वापस आती हूँ। शेख रशीद साहब, तो ज़रा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बातें जो इमरान खान साहब पिछले आर्मी चीफ के हवाले से करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू हो रही है, और फिर मैं वही वीडियो का भी जिक्र करूँगी, वो भी आपसे जानूँगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ए पोलिटिकल हैं, ए पोलिटिकल नहीं है, ताल्लुकात कैसे हैं और बहाल नहीं है तो क्यों नहीं है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और शेख साहब, मैं उसको दोबारा से अपनी इस सवाल को लिंक करना चाहूँगी जो मोहसिन नकवी साहब जब काबा शरीफ से निकल रहे थे आर्मी चीफ, तो उनके पीछे पीछे वो थे। अब ऐसे में एक तासुर है और एक इमेज भी है, लोगों का मुतालबा की है भी है कि ISPR इसकी वजाहत करे कि वो किस कैपेसिटी में गए थे मोहसिन नकवी साहब। तो यहाँ पर अभी आज की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, एपोलिटिकल है, या बाजवा डॉक्ट्राइन का तसलसल अभी जारी है? देखिए, एक तो मैं इस्टेब्लिशमेंट पे बात नहीं करता, सवाल करना आपका हक है। अगर मोहसिन नकवी जनरल मुनीर साहब के साथ, आसिम मुनीर साहब के साथ काबा शरीफ में गए, वहाँ से निकले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो लोग ट्विटर, मैं अभी ट्विटर शुरू किया, मैं सोच रहा बंद ही कर दूँ, क्योंकि रोज़ ही मुझसे गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है। ये तो मैं लंदन में गया हूँ तो मुझे हैरानगी हो गई कि लोग कह रहे हैं जी आप तो 8 मिलियन पे पहुँच नहीं आने, वरना मैं आके बंद कर देता, क्योंकि कभी ज़ेर ऊपर हो जाती है, कभी नुक्ता ऊपर हो जाता है। वो दुआ लिखता हूँ, दगा बन जाता है। तो कहते हैं हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने मारम से मुजरम कर दिया। सो मैं तो बड़ा तंग था, ये तो लंदन से, फिर मैंने कहा नहीं यार कंटिन्यू करूँ। अच्छा, ट्विटर आप खुद यूज़ करते हैं? या मैं यूज़ करता हूँ, ये 2 बच्चे भी मेरे साथ हैं। टाइप खुद करते हैं? टाइप थोड़ी थोड़ी, बाकी यही करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ज़रा वापस आ जाते हैं, एपोलिटिकल है नहीं है? खास आपके देखें, बच्चे अब मुझे बड़ी स्क्रीन पे इसका जवाब देने दे, बड़ा सेंसिटिव सवाल है। पाकिस्तान की 75 सालों में किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए। पाकिस्तान के तमाम सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ। मैं नवाज शरीफ के साथ था डॉर्चेस्टर होटल के नीचे, जब उसको वालिद मरहूम का अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे फ़ोन आया कि आपको एक्साइज मिनिस्टर बनाया जा रहा है। उस वक्त वो तहरीक इस्तक़लाल की राब्ता कमेटी के हेड थे, एयर मार्शल असगर खान के। फिर असगर खान के पास गए उनके वालिद, उन्हें कहा कि हम, मेरे बेटे को एक्साइज की मिनिस्ट्री मिल रही है, आप इजाज़त दें। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाएं। एक देखें किस आदमी, जुनेजो जैसा, देखें जुनेजो वाहिद आदमी था इस मुल्क में जो अपने किचन का भी हिसाब रखता था। मैंने जो एक अखबार भेजता था, उसने मुझे कहा शेख रशीद, ये मेरे घर जो अखबार आते हैं मेरे दफ्तर नहीं आने चाहिए, पैसे ज़ाया होते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में एक शख्स को 10 किलो वो गोश्त उसके घर जाता था, उसे 3 किलो करते हुए देखा। उसने कहा मैं भिंडी खाता हूँ, मेरी बेटी गोश्त नहीं खाती, दाल सब्ज़ी खाती है, ये मेरा बेटा गोश्त खाता है, इसके लिए 3 किलो काफ़ी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो शाम को अपनी किचन का हिसाब करता हो। सो पाकिस्तान, अगर कोई ये सोच सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर यहाँ सियासत जारी रह सकती है, तो मैंने आज ख़ुद सैयद आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त की है कि इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है, और मेरे पास इतलात हैं कि गैर मुल्की दहशत गर्दों को अंगेज किया गया है उसको ख़त्म करने के लिए। पहले मैं कहता था पॉइज़न दिया जा सकता है, स्लो पॉइजनिंग हो सकती है, अब मैं कह रहा हूँ उस पर एक और अटैम्प्ट हो सकती है। अब उसकी लात 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी, वो निकलेगा 10-15 दिनों बाद, तो लग पता जाएगा इनको ज़िमनी इलेक्शन कराने वालों को। तो ये बात आप खान साहब को नहीं बताते कि अगर आप खुद ये बात नहीं खुद ये बात, वो तो खान साहब ने भी आज किताब में ये बात की है, जरदारी साहब का नाम भी उन्होंने लिया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जिस तरह से आपने कहा ना कि कोई सियासी हो ही नहीं सकती अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हो। इमरान खान साहब के साथ, देखिए मैं तो तल्लुकात ठीक कराना चाहता हूँ, मैं 10 सर आपके अपने ठीक नहीं है। हाँ बस ये तो ठीक अपने ठीक नहीं है तो आप खान साहब की क्या कराएंगे? सही कह रहे हैं। तो फिर अपने ठीक होने का चांस भी नहीं है? शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए। कुछ राब्ते शाब्ते हो? किसी से कोई राब्ते नहीं है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है मेरे ठीक ना हो, इमरान खान को ठीक हो जाए। मैंने तो कोई इतना अहम रोल नहीं अदा करना, 1 सीट की सियासत है। अच्छा, क्या डेडलॉक किस पर है? डेडलॉक बढ़ता ही जा रहा है रोज बरोज। मसला क्या? मसला कोई एक नहीं ना, एक पूरा इंटरव्यू चल रहा है। देखिए ना, जब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए तो वो बढ़ती जा रही है, ये बड़ी हुई है। मेरा ये लेवल इतना बड़ा नहीं है। जब मैं रोल अदा कर सकता था, इमरान खान ने मुझे कहा तुम इसमें से निकल जाओ, फिर मैं निकल गया। अब 10 महीने के बाद मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि दोबारा कोई रोल अदा कर सकूं। वो कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो? कोई एक नहीं ना, दर्जनों है। इसके लिए अलग प्रोग्राम करो, मिसअंडरस्टैंडिंग उसका नाम रखो।
प्रोग्राम का नाम चेंज कर मिसअंडरस्टैंड। अच्छा, एक ट्वीट, अब जब आपने ट्वीट्स की बात की ना, आपने कहा पीपल्स पार्टी एमकेएम की जन्म की मुखालिफ है, एमकेएम इलेक्शन बाइकआउट के साथ हुकूमती इत्तेहाद से भी बाहर निकले, शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना होगा, नवाज शरीफ भी वापस नहीं आएंगे, उनकी सियासत पे कुल पड़ा जाएगा, काउंटडाउन शुरू हो गया, 15 अप्रैल तक जनरल इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। और ये खैर है थोड़ी सी पुरानी, लेकिन एमकेएम क्यों बाहर निकलेगी सर? आप तो बड़े जानते हैं, जब तक एमकेएम को इशारे नहीं होते वो बाहर नहीं निकलती। 15 अप्रैल का आ गया ना, नई डेट कितनी मार्च आ ही गई ना, उससे पहले पहले मैंने कहा था शेड्यूल ज़िमनी इलेक्शन का तो आ ही गया, वो तो आ गया 16 मार्च। एमक्यूएम को बड़ी पढ़ी लिखी जमात है, ज़ाया हो गई, दहशतगर्दी में तशद्दुद में शोदा के कब्रिस्तान बन गए। इल्ताफ़ हुसैन को मैं उस वक्त जानता हूँ जब वो मेरे लिए अलीम बनाया करता था। मैं एमएसएफ का ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था, वो महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का था। अब क़यादतों के बग़ैर पार्टियां पाकिस्तान में, एमक्यूएम इल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर, पीपल्स पार्टी भुट्टो के बग़ैर, पीटीआई इमरान खान के बग़ैर, एक थ्योरियां बिक रही हैं मंडी में। मैं ये सारी बातें इसलिए मैंने एक अपनी अवामी मुस्लिम लीग की दादा रखी हुई है कि इस पर कोई असरअंदाज ना हो सके, कोई मुझे रोक ना सके कि ये बात नहीं करनी। अब जब मैंने इन पार्टियों का नाम ले लिया तो उसमें नून लीग नवाज शरीफ के बगैर, ये मैं भूल गया बीच में से। जब मैंने अभी तो नवाज शरीफ सारे फैसले कर रहे हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। छोड़े, मैं वहीं आया हूँ, मेफेयर में सामने। कौन कर रहा है फिर फैसले? जी, शहबाज शरीफ कर रहे हैं पार्टी के फैसले। हजूर, आप मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हैं कि कौन? आपका इंटरव्यू कर रहे हो, आपका इंटरव्यू आप मुझे ऐसे घेरे में ले रही हैं। नहीं सर, तो सब इनकी औकात क्या है? ये तो कहते हैं ये कपड़े भेजूंगा, कपड़े, ओ ये बदबूदार कपड़ों को कौन लेगा? मगर सर फिर फैसले नून लीग के, आप कह रहे हैं नून लीग के फैसले नवाज शरीफ नहीं कर रहे। देखें, नवाज शरीफ के बगैर नून लीग होगी, जिस तरह भुट्टो के बगैर पीपल्स पार्टी हुई, इसी तरह कोशिश है कि इमरान खान तो भुट्टो के मरने के बाद हुई ना। और मेरा मतलब मरना और जीना, वो भी तो हाउस रेस्ट ही है ना वहाँ पे लंदन में, बाहर तो निकल नहीं सकता। मैं तो उसके बाहर के घर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज तैयार होके जाते हैं गाड़ी में। कहाँ जाते हैं जी, खुदा का वास्ता किसी से जाके पता करो, उसे बर्गर खाए 3 साल हो गए हैं, बाहर नहीं निकल सकते। रोज गाड़ी में निकलते हैं, बैठते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तैयार होके गाड़ी में बैठते हैं। घर के सीढ़ियों के नीचे मैं देखता हूँ मीडिया, पूरा सिस्टम है लाले वाली। गाड़ी में बैठते हैं, फिर चक्कर काट के ऐसे ही बकम वहाँ उसको निकलने कौन देता है जी? लंदन में तो निकल ही नहीं सकते। नून लीग के फैसले कौन कर रहा है? नून लीग के फैसले कौन कर रहा है? नून लीग के लिए सिर्फ एक बयान आपको दे सकता हूँ कि नून लीग और शहबाज शरीफ 2 अलग अलग पार्टी हैं। इससे आगे मुझसे आप सवाल नहीं करेंगे। चले, नहीं करती। आपने बात की है कि पीटीआई इमरान खान के बगैर, यानी आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि इमरान खान साहब माइनस होने जा रहे हैं, यानी ना अहलों के साइड पे लगाए जा रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन ये बात मैं उसको कल भी कह के आया हूँ कि प्रोग्राम यही है कि या आपको ख़त्म किया जाए या आपको नाअहल किया जाए, जेल में डालना। आसफ जरदारी इसमें रुकावट है, वो लंदन वाला बेवकूफ़ कहता है डाल दो, आसफ जरदारी कह रहा है ये और हीरो बन जाएगा। उसका एजेंडा है कि इसको खत्म करो। ये मशवरा दिया है आसिफ जरदारी ने किसी को, या ये अपने ओन पे किया है? एक दहशतगर्द तंजीम से उसने राब्ता किया अपने ओन पे, या दीगर लोग भी अपने ओन पे? देखो, मेरी ख्वाहिश है, दीगर ऑन बोर्ड है। मेरा ख्वाहिश है कि मेरा दूल्हा वजीर आजम बने, किसी की ख्वाहिश है कि उसकी दुल्हन वजीर आजम बने। तो वो कैसे बन सकता है इमरान खान की मौजूदगी? वो तो कच्चा खा जाएगा, झाड़ू फेर देगा वोटों में। उनको पता है कि ये टोकरा नैब का दोबारा रखा जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट का हक मिलने जा रहा है। मैंने 2 रिटें की हैं, दोनों जीतूंगा इंशाल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 करोड़ को वोट का हक मिलेगा। अच्छा, अब अगर अल्लाह ताला इमरान खान साहब को लंबी ज़िंदगी दे, जाहिर सी बात है जो उनकी जान को ख़तरा है, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन हम नाअहली वाले पे बात कर लेते हैं। अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो फिर पार्टी को लीड कौन करेगा और अगला वज़ीर आज़म कौन होगा विद इन पीटीआई? पार्टी को लीड करेगी इमरान खान की तस्वीर। जिसके साथ इमरान खान की तस्वीर होगी उसके डब्बे निकलेंगे भरे हुए। जिसके साथ तस्वीर होगी किसी चवल आदमी की, किसी चमगादड़ की और किसी चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, कमज़र्फ, कमअक्ल और ज़हनी पस्ती के शिकार आदमी की होगी, उसको कोई वोट नहीं डालेगा। वज़ीर आज़म कौन बनेगा फिर? अगर इमरान खान से वोट तो पड़ गए,
पार्टी जीत भी गई, अब वज़ीर आज़म कौन बनेगा? मैं तो उसी के साथ हूँ, वही बनेगा, मैं तो किसी और नाअहल होने के बाद कैसे नहीं, बनेगा? अहल हो जाते हैं बाद में, कोई मसला नहीं। यानी अभी नाअहल होंगे, बाद में अहल होंगे? अभी तो ज़रूरी नहीं नाअहल हो, नाअहल होने की कोशिश होगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है कि मकबूल क़ियादतों का रास्ता नहीं रोकेंगे और उसको कबूलियत की तरफ, अल्लाह के बाद आवाम की कबूलियत की तरफ जाने दिया जाए। अच्छा सर, एक थ्योरी और चलती है, मैं थोड़ा सा टाइम आपको और लूँगी। एक थ्योरी और चलती है, वो ये कहते हैं कि लाडला आज भी लाडला है, और जितनी भी चीज़ें आज की जा रही हैं वो पीटीआई को मज़ीद बुलंदी पर या शोहरत की बुलंदी पर ले जाती हैं। अब फवाद चौधरी साहब की आप गिरफ्तारी देख लें, या इस तरह से अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो वो पीटीआई के लिए कोई नुकसान नहीं देगी, उसको फ़ायदा ही देगी। तो और कहीं ना मुंह में गुड़ और शक्कर अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा, किसी को क्या तकलीफ है। अगर इनकी बेवकूफ़ियाँ ऐसी ना करें ना, इनके कहने पे पकड़ा जाएगा ना, इनके कहने पे होगा, सामने तो फेस तो यही होगा ना। 6 नवंबर 1968 को मैंने भुट्टो को कहा कि आओ पॉलिटेक्निक वापस चलो, उसने मुझे कहा शेख रशीद देयर इज़ ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब, टाइम का और इस इंटरव्यू का। नादिया मिर्ज़ा को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।